गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वास्तविक विश्लेषण के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लिमिट, सीमा। लिमिट का जब चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें फंक्शन की परिभाषा इसको समझना होगा। फलन क्या होता है? वैसे तो फंक्शन और रिलेशन के रूप में आप क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार वापिस इसकी परिभाषा वगैरह दोहरा देना चाहता हूँ। लिमिट में परिभाषा से पहले मैं फंक्शन की परिभाषा को समझाना चाहता हूँ। देखिए कि ए और बी आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और एक मैपिंग जो है, एक प्रतिचित्रण जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव के साथ एडिट के रूप से संबद्ध हो, रिलेटेड हो। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण होता है वो फलन कहलाता है। यानी कि इसकी परिभाषा में हम दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, जिसमें एक सेट आपका जो है एलिमेंट जो है, पहले सेट के जो एलिमेंट है वो डोमेन, दूसरे सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित प्रतिचित्रण है फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव के साथ एडिट के रूप से संबद्ध हो, रिलेटेड हो। कंडीशन ये है कि इसका प्रत्येक अवयव की कहीं न कहीं इसके अवयव के साथ जो है इमेज बनी हुई होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि एडिटिव होनी चाहिए। एडिटिव का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे आपके पास एक एलिमेंट है डोमेन का और उसकी अगर दो इमेज बन पा रही हो कहीं न कहीं, तो ये आपका इज नॉट ए फंक्शन, ये फलन नहीं होता है। दूसरा केस जिसमें फलन नहीं होता है, ए से बी में आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें आपके पास इमेज है इस प्रकार से बन रही हो कि जैसे कि यहाँ पर 3 इसमें एम्प्टी किसी भी समुच्चय के किसी भी कोडोमेन के अवयव के साथ संबद्ध या रिलेशन नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी कंडीशन है, ये फंक्शन नहीं होने की है। कहने का मतलब ये दो ऐसे केसेस हैं जो परिभाषा जो इसकी है, डेफिनेशन जो है फंक्शन की परिभाषा, उसका कहीं पे यहाँ पर पालना नहीं हो पा रही है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना, दूसरा डोमेन का कोई एलिमेंट एम्प्टी होना, ये दो ऐसी कंडीशन है जिसके अंतर्गत फंक्शन नहीं होता है, फलन नहीं होता है। इसके सभी एलिमेंट 1 से लेकर के 5 तक के डोमेन कहलाते हैं। ए से लेकर के एफ तक के ये एलिमेंट सारे के सारे इसमें खाली हो सकता है। एफ जैसे यहाँ पर एम्प्टी है तब ये फंक्शन है, बट और डोमेन के साथ एक शब्द और आता है, जैसे कि इस समुच्चय के अंतर्गत वो आता है रेंज। तो रेंज में आपके पास ए बी सी डी ई तक के एलिमेंट भी कंसीडर किए जाते हैं रेंज में। यानी कि एफ जो है वो रेंज में ही होता है, परीक्षण में एफ काउंटेबल नहीं होगा। यानी कोडोमेन में हम देखते हैं ए से एफ तक के सारे एलिमेंट थे, ए बी सी डी ई और एफ, ये कोडोमेन सब थे, और रेंज में केवल ए बी सी डी ई तक के। इसका मतलब यहाँ पर हम दोनों कोडोमेन और रेंज में ये कह सकते हैं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें ये रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं, अदरवाइज ये सबसेट तो होता ही होता है। जैसे कि यहाँ पर रेंज जो है एफ नहीं है इसमें, इसलिए रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। बट ये इक्विवेलेंट का साइन है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है
जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं, उस स्थिति में जो फंक्शन जो हमारे पास जनरेट होता है उस फंक्शन को हम आच्छादक फलन कहलाता है। यानी कि आपके पास यदि f का भी किसी a समुच्चय के किसी अन्य अवयव के साथ अगर संबंध हो जाता है, रिलेशन अगर प्री मेटिंग अगर f की भी अगर बनती है, तो उस स्थिति में आपके पास रेंज में भी वही a से लेकर के f तक के एलिमेंट आ जाते हैं, और उसमें स्थिति में आपके पास जो कोडोमेन में जो है उन दोनों में क्या होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं। इस कंडीशन को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं, ऑनटू फंक्शन कहते हैं जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन एंड व्हेन रेंज इज able subset of only subset of the codomain, in that case we can say that into functions हम इसको अंतक्षेपी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतक्षेपी फलन कहलाता है, इनटू कहलाता है। कहीं न कहीं रेंज के अवयव जो है कम होते हैं, रेंज में एलिमेंट कम होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोडोमेन में कोई ना कोई ऐसा अवयव छूटा हुआ है जिसका कि पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होता है। जैसे कि पहले वाले केस में हमने देखा कि f का जो है इमेज सेट के साथ अच्छा एलिमेंट इसमें नहीं था, ऐसे ही खाली पड़ा था। तो उस स्थिति में ये स्थिति है तो आपका ऑनटू कहलाता है। और यदि आपके पास स्टिक्स ही नहीं है फिर भी f इसके अंदर विद्यमान है तो आपका ये इनटू कहलाता है। इनटू के साथ साथ इसको हम एक की केवल एक इमेज बन रही है तो हम इसको 1 इनटू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एक की अंतक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एक की अंतक्षेपी फलन कहलाता है। अब ये फंक्शन में जो है हम आगे फलनों की परिबद्धता जो है वो पॉइंट आता है। फलनों की परिबद्धता में जिस फलन का प्रास परिबद्ध हो वह अपने प्रांत डोमेन डी में परिबद्ध फलन कहलाता है। ठीक है, फंक्शन का बाउंडेशन यानी कि परिबद्ध फलन कब होता है? फलन परिबद्ध, आप यहाँ पर डोमेन में कुछ न कुछ परिमित एलिमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो परिमित एलिमेंट रिजल्ट के रूप में कोडोमेन के साथ यानी कि रेंज के अवयव में कहीं न कहीं अनंत को अगर प्राप्त कर लेता है तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि फलन परिबद्ध होता है। तो जिस फलन का प्रास यानी कि कंडीशन ये होती है फलन को बाउंडेड, हम इस कोडोमेन से मेजरमेंट करते हैं कि जब इस कोडोमेन में कहीं न कहीं अनंत या माइनस इन्फिनिटी नहीं प्राप्त हो रहा हो, उस केस में ये उसके सारे के सारे एलिमेंट काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, परिमित हो, एक लिमिट के अंतर्गत हो, यानी कि कहीं न कहीं रेंज उनकी बिल्कुल सेट डिफाइन हो रही हो, अनंत नहीं आ रहा हो, उस केस में हम इसको परिबद्ध फलन कहते हैं। जिस फलन का प्रास परिबद्ध होगा अपने प्रांत यानी कि डोमेन डी में परिबद्ध कहलाता है, अन्यथा अपरिबद्ध कहलाता है। फंक्शन का ईच एंड एवरी एलिमेंट ये अक्ष कहलाता है। ये जो है ये अक्ष है, ये इसके एलिमेंट जो है वो अक्ष कहलाते हैं। इन एफएक्स के लिए सिचुएशन ये होनी चाहिए, एफएक्स इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल के एंड स्मॉल के। स्मॉल के और कैपिटल के रूप में ईच एंड एवरी वैल्यू ऐसी दो क्वांटिटी आपके पास हो। यदि ऐसी क्वांटिटी आपके पास नहीं हो तो फलन क्या कहलाता है? अपरिबद्ध कहलाता है। जैसे माइनस इनफिनिटी तक गिरा जा रहा हो, उधर प्लस इनफिनिटी तक जा रहा हो, तो हम इस प्रकार के फलनों को अपरिबद्ध फलन कहते हैं। फलन का उच्चक और निम्नक की जैसे कि हम बात करते हैं कि उच्चक का होता है, निम्नक का मतलब होता है, हम ये पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। निम्न उच्चक और निम्नक जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ फंक्शन सुप्रीमम उच्च ऑफ फंक्शन f(x) आपके पास स्मॉल x है और x बिलोंग्स टू f(x).
आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपके पास एक सेट है, इसमें एक्स की वैल्यूज है, इसमें यहाँ पर आपके पास बी है, इसके अंदर ये जो आपका एफएक्स है। आप यहाँ पर अक्ष को क्या देंगे, सबसे पहले 1 देंगे तो 1 से आप ये 1 पर बनेंगे, 2 देंगे तो 1/2, 3 देंगे 1/3 बनेंगे, लास्ट आपका एंड क्या होता है, इंफिनिटी होता है, चलते रहेंगे और उससे क्या है, क्या है 0। So in this case, we can say that each and every value of fx is lies between 0 to 1. इसके लिए स्मॉल k के रूप में आपके पास स्मॉल k 0 है तो कैपिटल k के रूप में, यानी कि f of x जो है fx का प्रत्येक मान जो है इसके बीच में है 0 to 1 के बीच में विद्यमान है, 0 to 1 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर जो है आपका सुप्रीमम की जब बात कर रहे थे कि इस फंक्शन के लिए देखें, इसका जो अंतराल जो आप देख पा रहे हैं 1/2 आपको ये, तो इसमें हम देखते हैं कि इसको मैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको लिख पाएँ तो 0 1/3 1/2 और 1+3। तो हम यह देखते हैं कि इस 0 से शुरुआत होती है और ये अधिकतम 1 तक जाता है, क्योंकि 0 यहाँ पर निम्न के रूप में है और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उच्च की। तो इसको इस एग्जांपल को हम पूरे वीडियो में भी देख चुके हैं। ये 1 से जितनी बड़ी क्वांटिटी है इस एफएक्स के ऊपरी परिबंध है, 1 से जितनी बड़ी क्वांटिटी ऑल आर अपर बाउंड, ऑल आर अपर बाउंड, ये सभी के सभी उसके जो है ऊपरी परिबंध है, ये सबके सब क्या है, ऊपरी परिबंध कहलाते हैं, अपर बाउंड कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 अप टू 7, बट द लिस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड इन सभी 1 से लेकर के जितने भी ये सारे के सारे ऊपरी परिबंध हैं, इन सभी में ये जो लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू इन अपर बाउंड में ये आपका सुप्रीमम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सुप्रीमम उच्चक कहलाता है। ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान जो होता है वो उच्चक कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसे छोटी वैल्यूज के रूप में और भी बहुत सी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, -1/2 -3/2 इस प्रकार से इंटीजर का मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये सब के सब जो वैल्यूज है ये ऑल आर इट्स लोअर बाउंड, ये उसके सब के सब क्या है, निम्न परिबंध है। लेकिन निम्न परिबंधों में भी जो महत्तम एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ये आपका इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसका इंफिनिमम कहलाता है। क्या कहलाता है, इंफिनिमम कहलाता है, निम्न कहलाता है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड इज इक्वल टू इंफिनिमम एंड lowest value of upper bound, lowest value of upper bound is equal to सुप्रीमम। निम्न परिबंधों का महत्तम मान निम्न कहलाता है, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान उच्च कहलाता है। ये सुप्रीमम और इंफिनिमम होते हैं बाय एग्जांपल। अब आते हैं मोनोटोनिक फंक्शन एग्जिस्ट में, अगली जो डेफिनेशन है
मोनोटोनिक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन एग्जिस्ट कलर्स एक फंक्शन एफ ऑफ जो है x से y है इस प्रकार से परिभाषित है एग्जिस्ट वर्तमान फलन कहलाता है यदि फंक्शन को वर्तमान कहते हैं जब आपके पास x1 और x2 इसके दो क्वांटिटीज हैं कैपिटल x और ये इनके संगत भी आपके पास ये x के मान है इस x के मान है और इसी के संगत fx1 और fx2 दो आपके पास जो है इस fx को बिलोंग करने वाली क्वांटिटीज हैं ये दो मान डोमेन के हैं जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं x1 और x2 इसी प्रकार से ये कोडोमेन के अंदर है ये कैपिटल x है ये कैपिटल y है इसको आप y को आप fx से नोटिफाई कर सकते हैं इसका जो इमेज है fx1 fx2 इस प्रकार से हम इसको एग्जिस्ट जो फलन कब कहेंगे ये तो बात इसकी मैपिंग बना जैसे कि x1 की इमेज fx1 पर बन गई x2 की जो इमेज है वो x2 की इमेज fx2 पर बन गई ये मोनोटोनिक के फंक्शन जो है इसमें मोनोटोनिक में देखिए दो चीजें आती हैं एक मोनोटोनिक की इंक्रीजिंग आइदर और डिक्रीजिंग यदि हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या है कि आपके पास यदि x1 is less than x2 then fx1 is less than fx2 ये अगर कंडीशन इसमें आपको प्राप्त होती है x1 छोटा है x2 से तो fx1 is less than equal fx छोटे वाले की इमेज छोटी या बराबर के आसपास बड़े वाले की इमेज उससे बड़ी या बराबर की बनती देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन बन रहा है इसको आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं दूसरा जो इसकी जो डेफिनेशन है वो है डिक्रीजिंग मोनोटोनिक जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होता है कि इधर तो आपके पास जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल जैसे जैसे 1 है 1 की इमेज जो है आपकी 1/α वाला एग्जांपल 1 पर लेकिन 2 की इमेज जो है वो 1/2 पर हम यहाँ देखते हैं कि 1 तो क्या था 1 छोटा था 2 से बट यहाँ पर जो है f1 इसको आप f1 कह सकते हैं f1 जो है ये बड़ा है इससे f1 यहाँ पर वापस इस f2 से देखिए कि 1 छोटा था लेकिन f1 बड़ा हो जाता है बड़ा है इसकी इमेज छोटी बनना छोटे वाले की इमेज बड़ी बनना अपोजिट इमेज बनना इसको हम कह सकते हैं मोनोटोनिक के डिक्रीजिंग फंक्शन बड़े की वैल्यू बड़े की इमेज छोटी बनना छोटे की बड़ी बनना इस प्रकार की इमेजेस बनती है तो हम आसमान फलन के रूप में कहते हैं मोनोटोनिक एग्जिस्ट आसमान फलन और एग्जिस्ट वर्तमान फलन कहते हैं छोटे की वैल्यू छोटी बनना बड़े की बड़े बनना इंक्रीजिंग फंक्शन के अंतर्गत काम होता है छोटी की इमेज बड़ी बनना अपोजिट इमेज बनना डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है अब हम इसकी जो है लिमिट की जो डेफिनेशन है इसकी बात करते हैं limit of the function of one variable at a point इस definition को हम epsilon delta definition इसको हम epsilon delta definition के नाम से जानते हैं किसी बिंदु a के विरोधी साम्यता में परिभाषित किसी फलन f की सीमा x के a की ओर प्रवृत्त होने पर उस दिशा में L कही जाती है जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन फैक्टर 0 के लिए कोई ऐसी धनात्मक संख्या डेल्टा एप्सिलॉन पर आधारित हो ऐसी है
कि x माइनस a का मॉड इज लेस देन x माइनस जबकि x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा हो। ये इसकी एक्साइलेंट और डेल्टा तो इसमें न्यूनतम ऋणात्मक राशि हम प्रयोग में लेते हैं, तो इसको हम एक्साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन भी कहते हैं। और एक चर के फलन की एक बिंदु पर सीमा की परिभाषा के नाम से भी हम जानते हैं। Let f be a function defined in the related neighborhood of a point A then a real number, क्योंकि सबसे पहले हम related neighborhood जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। किसी भी बिंदु का सामीप्य, जैसे कि हम a की सामीप्य की बात करते हैं तो a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन तक का जो अंतराल होता है ये a का सामीप्य होता है, a के आसपास के बिंदु। इसमें हम जानते हैं कि बीच में a होता है, लेकिन इस a को स्वयं को यहाँ से डिलीट कर दें, इसको हम स्वयं a को ही डिलीट कर दें, तो ये जो अंतराल a रहित अंतराल जो बनता है ये एकांक बिंदु की सामीप्य बनता है। ये को स्वयं को वहाँ से हटा और डिलीट कर दें। हम इसमें ये भी आगे चर्चा आगे करेंगे कि हम इसको बिलों की सामीप्य, क्योंकि बिलों की सामीप्य यदि हम नहीं लेते हैं तो उसके क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं x इसी का x स्क्वायर माइनस 9 एंड x जो है माइनस 3। तो देखिए कि यदि हम एग्जैक्ट अगर एक्सेस टेंडिंग टू 3 की बात कर रहे हैं, अगर 3 स्वयं वहाँ पर मौजूद होगा, x 3 की ओर अप्रोचेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 3 स्वयं जब मौजूद होगा तो ऊपर इसमें 9 माइनस 9 यानी कि 0 और 3 माइनस 3 0 होता है। ये अनिर्धारी रूप बन जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। इनडिटरमिनेट जो है रूप इसका बन जाता है, अनिर्धारी रूप यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या बन जाता है, अनिर्धारी रूप जो है इसका हमें प्राप्त होता है। तो ये अनिर्धारी रूप से हम बच पाए, जब 3 होगा ही नहीं, 3 खुद नहीं होगा तो इसका मतलब x किसकी ओर अग्रसर होगा। अगर x से उस स्थिति में आप यहाँ पर x को अप्रोच कर रहे हैं, खुद x a की ओर अप्रोच कर रहा है, लेकिन हमने सामने ऐसा लिया कि x खुद नहीं है, जब खुद है ही नहीं तो x कहाँ जाएगा, या तो उसके लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड का मीनिंग यहाँ पर है कि 3 माइनस 0 के रूप में उसके 10 बगल वाले पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो यहाँ जैसे ही बगल वाले पॉइंट को अप्रोच करेगा, एक्सेप्ट जो स्थिति है वो 0/0 नहीं बन पाएगी, और उस स्थिति में जब 0/0 नहीं बन पाएगी तो अनिर्धारी रूप से हम बच पाएंगे निश्चित रूप से। इसी प्रकार से यदि ये उसके RHS में राइट हैंड साइड में a प्लस साइलेंट यानी कि जब अप्रोच करता है तो 3 + 0 के रूप में अप्रोच करता है, तो उस स्थिति में भी ये क्या होगा कि 3 को अप्रोच नहीं करता है, 3 के बगल वाले पॉइंट पर राइट हैंड साइड की ओर 3.0001 के रूप में कहीं ना कहीं अप्रोच करता है, तो उस स्थिति में भी ये अनिर्धारी रूप इसका नहीं बन पाएगा। और हमारे जो डेफिनेशन की जो रूल जो संकल्पना जो बात है जो इसका थीम है उसको हम, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम किसी भी बिंदु का विलोपी सामीप्य लेंगे, x a की ओर अग्रसर हो रहा है तो a स्वयं वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, इसका मतलब a होगा तो x या तो उसके बाएं साइड में जाएगा या दाएं साइड में जाएगा। यदि बाईं और दाईं साइड दोनों स्थितियों में एक हम इसका एक दूसरे के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि जो व्यक्ति है और ये आपके पास यहाँ पर 3 ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति का है, यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं और इनके पास कोई व्यक्ति आता है, कोस x में आता है, व्यक्ति की आता है, यहाँ उसके व्यक्ति के कहते लोग जो है व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति के बारे में पूछेगा कि क्या, तो यहाँ पूछेगा लेफ्ट साइड में, तो ये कहेंगे कि व्यक्ति बॉम्बे गए, व्यक्ति कहाँ गए, बॉम्बे गए, पुणे गए। यही व्यक्ति राइट साइड के व्यक्ति को जब पूछते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो अमेरिका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, व्यक्ति कंफ्यूज होता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि व्यक्ति अमेरिका गए। इतने से यहाँ पर LHS जिसकी बात करते हैं इक्वल,
मीन्स यहाँ पर जब LHL और RHL यानी कि दोनों पड़ोसियों का स्टेटमेंट LHL एंड RHL बोथ आर नॉट इक्वल, जो बराबर नहीं है, जब समान नहीं है, जब एक कथन उनका प्रॉपर नहीं आ रहा है, अगर यही एक पड़ोसी जो कह रहा है कि पुणे गए हैं, ये पड़ोसी भी यही कह देगा कि पुणे गए हैं, तो इट मीन्स LHL इज इक्वल टू सब सीमा का अस्तित्व होता, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होती है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL और RHL बोथ आर नॉट इक्वल, स्थिति में बराबर नहीं होने के कारण इसी से हम जब लेते हैं तो इसमें दो कंसेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन जब भी करते हैं। LHL आपके पास कई बार क्या होता है कि -1 आती है, फिर आप RHL निकालते हैं तब आप यहाँ पर +1 आती है। ये एक तरह से आपके पास होना और अमेरिका की जो कंसेप्ट है, स्टेटमेंट है अंग्रेजी के संदर्भ में, उसी से ये अलग अलग स्टेटमेंट के अंतर्गत अलग अलग वैल्यूज जब ये LHL और RHL को जब प्राप्त करती है, अलग अलग कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने -1 + 1 लिया है, एनीथिंग जो भी वैल्यू हो सकती है, दैट बट बोथ आर नॉट इक्वल, जब इक्वल नहीं होती है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर विलोमी साम्यवस्था की कंसेप्ट को क्लियर किया कि इसको अनिवार्य रूप से बचने के लिए लेते हैं, और अक्ष एक ही ओर प्रवृत्त होता है तो उस दिशा में उसकी जो सीमा है वो L कही जाती है। ये जो L जो है सीमा, L एक तरह से F एक की वैल्यू है, L किसकी वैल्यू है, यहाँ पर देखिए अक्ष जो है वो एक की ओर प्रवृत्त होता है, बट A is not available है, so axis approaches to A minus epsilon, otherwise A plus epsilon। इसकी इमेज भी कहीं न कहीं F A minus epsilon पर बनती है। ये खुद बिंदु वहाँ पर क्या है, सेम मौजूद नहीं है, डिलीटेड नेबरहुड हमने लिया था अनिवार्य रूप से बचने के लिए। इसकी जो इमेज है A plus epsilon पर बनती है, और कहीं न कहीं जब इसकी इमेज जो है अल्टीमेटली दोनों अगर समान कथन को प्राप्त कर पाते हैं, समान वैल्यू को कर लेते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट F, इसको वैल्यू को हमने नाम दिया है, समान वैल्यू को L दिया है, कोई ना कोई एक एग्जैक्टली वैल्यू ये भी देगा ये भी देगा। अगर ये समान वैल्यू L की नोटेशन ऑफ लिमिट का सिंबल्स है उसके नाम से अगर ये दोनों बराबर होती है तब उस स्थिति में इसकी सीमा L कही जाती है। जब अक्ष एक की ओर अग्रसर होता है तब उसकी सीमा क्या कहलाती है, अक्ष जो है वो उस स्थिति में अक्ष है, अक्ष एक की ओर प्रवृत्त होता है तो उस स्थिति में इसकी सीमा अक्ष जो है L को प्रवृत्त होती है, L कही जाती है। कब, जब यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो डिफरेंस है अक्ष माइनस L का वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। इसी स्थिति में यहाँ का जो अंतर है x माइनस a का, ये अंतर भी इतना छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा होगा इसका मीन हम कई बार बहुत बार इसमें देखते हैं कि ये चाहे जितना छोटा में मैं एक और कंसेप्ट यहाँ से लेना चाहता हूँ। व्यक्ति रेजिकी का पता करने के लिए रेजिकी काम कर आया था, पूछने के लिए बीमारी के संदर्भ में। मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पूछता है एक घर छोड़ करके, या हो सकता है कि 2 घर, तो पड़ोसी को पता इन दोनों से ज्यादा है। एग्जैक्ट पता ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता, तो कम से कम इसके पड़ोसी के पास जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी, जितना उसके नजदीकतम जब पहुंचेगा तभी उसकी यथा स्थिति का पता चलेगा। तो ये इसके पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी नहीं है, तो इनके बीच में जो गेप है इसका और इसका जो गेप है वो बहुत ज्यादा है। गेप ज्यादा है तो वो निकटतम पहुंचने की कोशिश जब तक के उसकी रहेगी तभी उसकी यथार्थ स्थिति के बारे में उसको अवलोकन वो कर पाएगा, पता लगा पाएगा कि अमेरिका है। तो कहने का मतलब है कि ये जितना उसके अप्रोच नजदीक अप्रोच करेगा उतना ही वह ऑथेंटिसिटी को, या यूं कहें तो उस जो है प्रमाणिकता के साथ वो कहीं न कहीं उस चीज की जांच पड़ताल कर पाएगा। अगर गेप वहां पर मेंटेन ज्यादा कर पाएगा तो वो भ्रमित हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं कि वह कहाँ गए।
तो यहाँ पर ये जितना छोटा होगा इसका मतलब इसका अंतर उतना ही छोटा होगा, चाहे वो बाईं साइड से अंतर ले लें, चाहे यहाँ पर आप इसका राइट साइड से लेफ्ट साइड से ले लें या राइट साइड से उसका डिफरेंस ले लें, ये अंतर जितना कम होगा उतना ही वह चीज उसकी इतनी नजदीक होगी। और ये जितना उसके जितना आप नजदीक अप्रोच है तो खुद तो नहीं है लेकिन उसके बाईं साइड के बिंदु पर, इसीलिए बहुत बार हमने देखा होगा कि इसको जब लिमिट को हम लिखते हैं a+0, दिस इज ओनली फॉर नोटिफाई, ए नहीं है तो जीरो जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि जस्ट बगल वाला बिंदु, ए के जस्ट बगल वाला राइट साइड वाला बिंदु, इसी प्रकार से a-0 का मीनिंग यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड के बिंदु से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये परिभाषा जो है वो बहुत ही रोचक और अच्छी परिभाषा है। लिमिट की ये आगे की और परिभाषाओं जैसे कि हम कंटिन्यूटी आगे पढ़ेंगे उसमें भी ये कहीं ना कहीं जो है परिभाषा हमारे ठीक काम आएगी। कंटिन्यूटी में केवल और केवल दाईं सीमा के साथ बिंदु पर भी फलन की वैल्यू अगर बराबर होती है, तीनों चीज़ें बराबर होती है तो वो कंटिन्यूस या संपर्क कहलाता है। तो ये चीज़ें भी हमारे आगे काम आएगी लिमिट की परिभाषा। और आगे के जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ जो लिमिट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।